हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जो मैक्रोइकॉनॉमिक्स की उसकी सीरीज कंटिन्यू चल रही थी और उसके लगभग जो सेकंड पार्ट है, मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने पूरी तरह से फिनिश कर दिया था। तो अगर ठीक है आप में से किसी ने नहीं देखा तो फाइनली वो उस पार्ट्स को देखे, देन यहाँ पर आप जंप करो। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारा जो एक लास्ट पार्ट रह जाएगा चैप्टर नंबर 4, और ये दो पार्ट थोड़ा सा क्या होता है कि टफ माने जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे डाउट्स रहते हैं कि वो राष्ट्रीय का मतलब नहीं समझ पाते हैं, एक्चुअल में राष्ट्रीय होते क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप डोंट वरी, आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे मैं इस वीडियो में फिर आने वाली जो वीडियो होगी आपके सारे जो एक मतलब हर एक डाउट को मैं आपको इजीली क्या क्लियर कर दूंगा। दोबारा आपको इस चीज को इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। एक और मैं आपसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई एक नया स्टूडेंट है तो उसे ये नहीं पता कि हाँ मतलब इंडियन इकोनॉमी वगैरह की, तो उसके लिए क्या है कि वो स्टूडेंट प्लेलिस्ट को विजिट कर सकता है और वहां से जो इंडियन इकोनॉमी की सारी जो वीडियो है, सारे चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, तो आप वहां से उस चीज को देख सकते हो। और देन इस चीज को देखें क्यों? क्योंकि वहां पर हमने पूरी की पूरी बुक को कंप्लीट कर लिया है। हम इस वीडियो में बेसिकली देखेंगे आज जो हमारा चैप्टर नंबर आपको थर्ड है, ठीक है, वो है राष्ट्र तथा संबंधित समुच्चय। मतलब यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे टर्म्स को समझना होता है, उससे रिलेटेड टर्म्स को समझना क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे यहाँ पर जो हमारा राष्ट्र है। जैसे कि बुक में आपने देखा होगा समष्टि अर्थशास्त्र, और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या राष्ट्र आएगा। तो यहाँ पर हमें समझना राष्ट्र का मतलब क्या होता है, तो इसको आसान भाषा में समझना है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो भी डेफिनेशन लिखी है आप उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बोल के बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं उसको समझा दे रहा हूँ। तो राष्ट्र का मतलब, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कभी मतलब आप अगर पॉलिटिकल साइंस वगैरह अगर आप पढ़ते हो तो आपने इंडिया का मैप देखा होगा। ओके, तो उस इंडिया मैप पे जो आपने बाउंड्री लाइन वगैरह देखी होगी तो हम क्या उसे क्या कहते हैं, आर्थिक सीमा क्षेत्र। क्या कहते हैं? आर्थिक सीमा क्षेत्र। ठीक है, तो अब वहां पर आपको देखना है कि उस बाउंड्री के अंतर्गत, ठीक है, उस जो बाउंड्री लाइन है पूरी, उस बाउंड्री लाइन के अंदर भारत के द्वारा मतलब जितने भी भारत के लोग हैं उनके द्वारा जितना भी पैसा कमाया जाता है वो, ठीक है। दूसरा क्या कहना है कि और जो हमारे लोग मतलब जो इंडिया के लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, कोई सी भी कंट्री, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, कोई सी भी कंट्री में काम कर रहे हैं हमारे लोग, ठीक है, तो उनके द्वारा जो पैसा कमाया जाता है उन दोनों पैसों को जोड़ दो तो हमारा क्या कहलाएगा, राष्ट्र है। ये मैंने डेफिनेशन में ले रखी, समझना ध्यान से। एक लेखा वर्ष के दौरान अकाउंटिंग ईयर कह सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर कह सकते हैं। एक लेखा वर्ष के दौरान, ठीक है, एक देश की आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, बाउंड्री लाइन होता है इकोनॉमिक टेरिटरी कह सकते हैं, आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त कारक आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के जोड़ को हम राष्ट्र आय कहते हैं। ये प्राप्त कारक आय भी हम आगे देखेंगे कारक आय क्या होता है। कारक आय का मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम, कि मतलब वही जो निवासियों द्वारा जो अर्जित आय होती है उसी को, और जो हमारे लोग जो विदेशों से पैसा कमाते हैं, ठीक है, उनको दोनों को टोटल कर देंगे तो हम क्या कहेंगे, राष्ट्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इस चैप्टर की, ठीक है, यहाँ पर ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कई सालों से, मतलब ये सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझना क्या है, नोट मैंने आप इसको हाईलाइट कर रखा है। तो नोट सन 1800, मतलब सबसे पहले देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकते हैं कि राष्ट्र आय का जो शब्द है उसका सबसे पहले भारत में इस्तेमाल किसने किया, राष्ट्र आय की गणना सबसे पहले किसने की। तो बेसिकली जो हमारे मतलब भारत देश के जो दादा भाई नौरोजी थे, उस दौरान उनकी कोई पोस्ट थी, तो जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने सन 1868 में, कब, उन्होंने सन 1868 में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। बुक का क्या नाम था, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक थी। और इस बुक में उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या होता है कि राष्ट्र आय की कैलकुलेशन की थी, मतलब राष्ट्र आय की गणना की थी। किसके द्वारा की गई थी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। उनकी पुस्तक का क्या नाम था, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसको नोट डाउन भी कर लेना है, ठीक है। और जो दूसरा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है, आपका राष्ट्र, मतलब आज के समय में हम करंटली बात करें कि जो भारत की राष्ट्र आय है वो कौन से डिपार्टमेंट द्वारा कैलकुलेट किया है। जैसे आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट वगैरह आपने सुने होंगे, ठीक है, तो राष्ट्र आय जैसे रिलेटेड राष्ट्र हो गए, घरेलू आय हो गए, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट निकालता है, तो ये निकालता है सीएसओ। क्या कहते हैं इसको, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, तो इसकी शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीएसओ। क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है कि राष्ट्र आय कैलकुलेट की जाती है। और हमेशा जब आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पर आपको मैंने क्या लिखा, राष्ट्र का मतलब देखो क्या होता है, घरेलू आय मतलब जो भारत के अंदर जितने लोग कमा रहे हैं वो, ठीक है, प्लस में नफिया मतलब हमारे लोगों द्वारा जो विदेशों से कमाया वो,
उन दोनों को सम कर देंगे तो हमारा ये लगेगा राष्ट्र है। ठीक, तो राष्ट्र हमेशा ये याद रखना कि आपका एनएनपी एफसी पे निकाली आती है। ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको राष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो घरेलू आय मींस डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। तो घरेलू आय का मतलब क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था कि जो हमारे देश की जो बाउंड्री लाइन है, ठीक, उस बाउंड्री लाइन के अंदर हम लोग जो मतलब जो इंडिया के लोग पैसा कमाते हैं वो प्लस जो गैर इंडियन है, मतलब जो कह सकते हैं कि हमारे देश के नागरिक नहीं है, गैर निवासी, तो उन दोनों द्वारा जो पैसा कमाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डोमेस्टिक इनकम, उसको क्या घरेलू आय कहते हैं। डेफिनेशन क्या लिखिए, एक देश की आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को या फिर अर्जित कारक आय के जोड़ को हम क्या घरेलू आय कहते हैं। किसके किसके द्वारा कह रहे हैं कि सामान्य निवासी द्वारा और आपका गैर निवासी मतलब जो भारत के नागरिक नहीं है उनके द्वारा जो भी हमारे मतलब इकोनॉमिक की टेरिटरी जिसमें जो भी पैसा कमाया जाता है उसको हम सम कर देंगे तो क्या कहलाएगा आपका घरेलू आय। जैसे कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है कि सामान्य निवासियों द्वारा प्राप्त है प्लस में गैर निवासियों द्वारा प्राप्त है, उन दोनों को सम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा घरेलू आय। दूसरा जो भी याद रखना है कि कारक आय क्या होती है, फैक्टर इनकम क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस पूरे के पूरे आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। फैक्टर इनकम वो मतलब क्या होता है कि जो हमें मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो हमें मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमें किसी चीज का प्रोडक्शन करना तो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। क्या होता है आपका वो हो गया मतलब लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है। उसके बदले में जो हमें पैसा मिलता है ना उसको हम क्या कहते हैं फैक्टर इनकम। जैसे कि अगर मानते हैं कि हमने किसी को भूमि उधार दी तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें रेंट मिलेगा। अगर हमने किसी के यहाँ पर मजदूरी की मतलब श्रम किया, मेहनत किया, ठीक है, तो वहां पर हमें क्या वेजेस मिलेगा, ठीक है। और अगर हमने किसी को पैसा उधार दिया, ठीक है, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। और हमने अगर किसी के यहाँ पर काम किया उद्यमी के रूप में तो वहां पर हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो हमेशा जब भी राष्ट्र आय की कैलकुलेशन किया गया तो हमेशा कौन से इनकम को ऐड किया जाएगा, फैक्टर इनकम को, ठीक है। इसके अलावा और भी जो इनकम होती है उसको हम कभी भी राष्ट्र आय की कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते। दूसरा हमारा क्या है हस्तांतरण आय, ठीक। हस्तांतरण आय का मतलब क्या होता है कि जो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कारक आय यहाँ पर आपका दोनों साइड से ट्रांजैक्शन होगा। मतलब अगर हम अपनी जमीन दे रहे तो हमें उधर से क्या किराया मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है हस्तांतरण आय में, यहाँ पर सिर्फ कह सकते हैं एक ही साइड से एक तरफा हस्तांतरण होता है। जैसे कि ये बेसिकली निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होने वाली आय को हस्तांतरण आय कहते हैं, मतलब सिर्फ एक वन साइड होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है गिफ्ट हो गया, उपहार हो गया, चंदा, आर्थिक सहायता आदि। अगर हमें एग्जाम्पल के लिए समझना, जैसे कि अभी आपने सुना था कि मतलब कुछ समय पहले, ठीक है, तो नेपाल में काफी तबाही हुई थी। तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे देश के जो पीएम थे उन्होंने क्या होता है कि नेपाल की मदद की थी। तो मदद करने का अब मदद हमने इस भरोसे से नहीं की थी या फिर इस चीज को ध्यान में कि वो लोग हमें कुछ देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है वो हस्तांतरण आय। या फिर मान लेते हैं कि अमेरिका द्वारा भारत को कुछ गिफ्ट किया गया, भारत के प्रधानमंत्री को कुछ भी गिफ्ट किया गया, तो ऑब्वियसली हमारी क्या होती है वो ट्रांसफर इनकम होती है। तो हमेशा ये चीज याद रखना, कभी भी अगर आप राष्ट्र आय की कैलकुलेशन करते हो तो राष्ट्र आय की कैलकुलेशन में कभी भी जो ट्रांसफर इनकम होती है इनको ऐड नहीं किया जाता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें देखना है कि सामान्य निवासी क्या होता है, गैर निवासी क्या होता है, फिर हमें कुछ नफिया फीटा फीफा वगैरह के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि सामान्य निवासी किसे कहते हैं, भारत के सामान्य निवासी कौन होंगे और भारत के गैर निवासी कौन होंगे, ये हमें देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है इधर वाले जो टेबल आपको सामान्य मतलब कह रहे हैं, पहला पॉइंट है भारत में स्थित विदेशी दूतावास में काम करने वाले भारतीय। मतलब दूतावास का मतलब क्या है, दूतावास का मतलब सिंपल कह सकते हैं कि एजेंसी। मतलब भारत में स्थित विदेशी दूतावास मतलब भारत में कोई विदेशी एजेंसी है और उस एजेंसी में जो काम करने वाला ना वो इंडियन है, तो भारत का क्या कहलाएगा, वो भारत का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, वो भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा। दूसरा अगर बात करें कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूतावास में काम करने वाले विदेशी। अब यहाँ पर क्या शब्दों को समझना, कह रहा है कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूत, मतलब कि हमारी जो इंडियन एजेंसी है वो कहाँ कनाडा और जापान में, लेकिन उस एजेंसी में काम करने वाला कौन है, विदेशी है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो गैर निवासी कहलाएगा। सेकंड पॉइंट है भारत में स्थित WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले भारतीय। मतलब कि अगर मानते हैं कि जो भारत में मतलब WHO की कोई यहाँ पर शाखा है और उस शाखा में जो काम करने वाला कौन है वो इंडियन है, तो वो क्या कहलाएगा, भारत का वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। अगर हम दूसरे बात करें भारत में स्थित, ठीक है, WHO में काम करने वाले
विदेशी, मतलब कि WHO की जो कोई शाखा होगा भारत में स्टैब्लिश है और उस शाखा में काम करने वाला कोई विदेशी तो भारत के लिए क्या रहेगा, गैर निवासी। थर्ड पॉइंट क्या है, भारत में स्थित IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो उसमें उसके कार्यालय में काम करने वाला कोई इंडियन, मतलब कि IMF है और उसके कार्यालय में मतलब वहाँ जो उसका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में काम करने वाला कोई इंडियन है, तो वो इंडियन क्या कहलाएगा, भारत का नॉर्मल रेजिडेंट। और इसमें अगर देखते हैं भारत में स्थित ठीक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यालय में काम करने वाला विदेशी, मतलब अब यहाँ पर क्या है कि कोई विदेशी है लेकिन वो कौन उसमें काम कौन कर रहा है, विदेशी, तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत में कहलाएगा नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। लास्ट हमारा पॉइंट है शेष विश्व में भारत का राजदूत। राजदूत का मतलब क्या होता है, जैसे कि राजदूत का मतलब कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन को दे, तो ऐसा जितनी भी कंट्री है हर एक कंट्री में क्या इंडियन के मतलब भारत के राजदूत रहते हैं जो वहां से रिलेटेड चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जितने भी मतलब शेष विश्व मतलब भारत के राजदूत हमारे मतलब हमारे लोग जितने विदेशों में है राजदूत के तौर पर, वो सारे क्या कहलाएंगे, भारत के सामान्य निवासी। ठीक है, क्यों कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा, जो आर्थिक रुचि केंद्र क्या होगा, भारत, वो बस एक काम के पर्पज से वहां पर जुड़े हुए हैं। और दूसरा हमें लास्ट पॉइंट लिखना है भारत में शेष विश्व का राजदूत, मतलब अब हमारे देश के अंतर्गत शेष विश्व के जितने भी राजदूत होंगे वो हमारे लिए कहलाएंगे गैर निवासी। क्यों, क्योंकि वो काम के पर्पज से हमारे यहाँ पर टिके, लेकिन उनका हम देखेंगे इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट होगा, जो आर्थिक रुचि का केंद्र होगा, वो उनका स्वयं देश होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है। इसके बाद हम छोटा सा एक टॉपिक देखेंगे जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स पे बात करूंगा जो नेक्स्ट वीडियो की हमारी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फुल फॉर्म वगैरह को भी क्लियर करना है। क्या कह रहा है, नफिया। नफिया का मतलब क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो हमारे लोग, ऐसा नहीं पता कि हमें पूरा ओवर वर्ल्ड में ठीक हर एक देश के दूसरे देश में लोग काम करते हैं, तो नफिया का मतलब ही सिंपल सा मतलब करता है कि इंडिया में जितने लोग विदेशी काम करते हैं, ठीक है, उनका जो मतलब वो पैसा प्लस में हमारे लोग जो दोनों का जो डिफरेंस कर देंगे, तो क्या कहलाएगा आपका नफिया। अब दूसरा कहना है फीफा। फीफा क्या होता है, फीफा मतलब होता है विदेशों से प्राप्त कारक आय। यहाँ पर आप एक चीज को नोटिस करना कि फीफा और आपका फीटा में बस फर्क क्या, आपका से को लेकर और यहाँ पर को लेकर है। तो से का मतलब क्या, विदेशों से प्राप्त कारक, मतलब कि हमारे लोगों द्वारा जो भी विदेशों में पैसा कमाया जाता है वो, ठीक है। और को का मतलब क्या है कि हमारे देश में विदेशियों द्वारा जो हम वो लोग पैसा कमाते हैं, जो उनको हम देते हैं, उसको हम को कहेंगे, ठीक है। तो क्या कहना है आपका फीटा। तो नफिया निकालने का एक जो फॉर्मूला, सबसे सटीक फॉर्मूला, और इस चीज को याद रखना, कभी यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ जाता है। तो कैसे निकालेंगे नफिया, फीफा माइनस में फीटा, मतलब कि आपका जो फीफा दिया हुआ मतलब विदेशों से हमें जो भी पैसा प्राप्त है वो, और जो हमने विदेशों को दिया है वो, उनको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, नफिया। देखेंगे हमारे क्या होता है, कुछ टॉपिक को टर्म्स को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि बाजार कीमत कारक लागत क्या होता है, तो सिंपल सा बाजार कीमत का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज मार्केट में अवेलेबल होती है तो सिंपल उस पर टैक्स जुड़ेगा। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या, वो आपका मार्केट में नहीं होता, वो आपका घर मतलब प्रोडक्शन एरिया में, उत्पादन क्षेत्र में होता है, वहां पर कोई टैक्स जुड़ेगा नहीं। तो हमें यहाँ पर समझना है ध्यान से। तो जब आप लोगों को क्या कि आपको बाजार कीमत से क्या हो कि आपका कारक लागत पे जाना, मतलब फैक्टर कॉस्ट पे आपको जाना है, तो सिंपल से याद रखना कि अगर हमारे पास एमपी है और हमें क्या चाहिए एफसी, तो हमेशा क्या होता है कि एनआईटी क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एमपी पे आपका टैक्स जुड़ा होता है और एफसी पे आपका टैक्स नहीं जुड़ा होता है। तो ये आपको समझना है कि जब आपके पास एमपी दिया हो और आपको चाहिए एफसी, क्या आपको चाहिए एफसी, तो वहां पर आप क्या करोगे, एनआईटी माइनस करोगे। एंड देन दूसरा केस हमें देखना है कि जब हमारे पास एफसी दिया हो, फैक्टर कॉस्ट दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए एमपी मतलब मार्केट प्राइस चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसमें एनआईटी को प्लस करेंगे। तो ये थोड़ा सा चीजों को आपको ध्यान में रखना है और इसको आपको खुद प्रैक्टिस करना है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, आपका घरेलू, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में डोमेस्टिक कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या, राष्ट्रीय। राष्ट्र मतलब नेशनल। तो समझना कि जब आपका डोमेस्टिक है, मतलब आपको डोमेस्टिक दे देता है लेकिन आपसे कह रहा है कि राष्ट्र का चाहिए, तो राष्ट्र का मतलब क्या है कि आपको समझना, वहां पर आपको नफिया क्या कर देंगे, नफिया को ऐड कर देंगे कि डी से आपका एन पे जाने के लिए, मतलब डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाने के लिए हमेशा क्या करेंगे, नफिया को ऐड करेंगे। और सेम एज इट इज
कि कभी कभी आपको आपका राष्ट्रीय दिया होगा, मतलब आपको कह सकते हैं कि नेशनल दिया होगा, नेशनल से आपको डोमेस्टिक पे आना है, तो नेशनल पे जब आप डोमेस्टिक पे आओगे तो आप वहां पर क्या कर देना, नफिया को माइनस कर देना, तो इससे क्या आपका इधर आ जाएंगे। और दूसरा हमारा क्या है कि आपका सकल और शुद्ध, ठीक है। सकल का मतलब क्या होता है कि इसमें आपका अच्छा मतलब आपका बढ़िया भी होगा खराब दोनों, तो आप कह रहे कि जब आपके पास सकल है लेकिन आपको शुद्ध चाहिए, तो जब आपको शुद्ध मतलब शुद्ध चाहिए तो शुद्ध का मतलब क्या है कि जो भी खराब है उसको क्या माइनस करेंगे, तो सिंपल ये बात है कि सकल से शुद्ध पे जाने के लिए हम डेफ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और सेम एज इट इज कि शुद्ध से आपका क्या है कि सकल पर आने के लिए आपको डेफ क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्यों? क्योंकि सकल का मतलब आपका दोनों मिक्स होता है, शुद्ध का मतलब बिल्कुल प्योर होता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा टर्म आपको याद रखना होगा और इसकी जो कुछ मीनिंग्स होती है क्या होती है। तो जैसे कि यहाँ पर अगला हमारा जो टॉपिक है वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात की नोट क्या होते हैं समझना है। तो नोट में आपको तीन चीजें बेसिकली याद है और जिससे कि आपके सारे के सारे जो टर्म्स होंगे बिल्कुल आपको क्लियर रहेंगे। तो नोट से यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे कि आपको अगर कभी कभी क्वेश्चन होगा कि आपको एनआईटी नहीं दिया होगा, क्या क्वेश्चन में आपको एनआईटी नहीं दिया होगा, तो एनआईटी निकालने के लिए क्या होता है, एनआईटी की फुल फॉर्म सिंपल मतलब होता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगर ये नहीं दिया होगा तो आप लोग क्या करोगे, आईटी जो दिया होगा इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें से आप सब्सिडी को माइनस कर दोगे। आईटी आपका अप्रत्यक्ष कर, उसमें से आप सब्सिडी को माइनस कर दोगे तो आपका क्या जाएगा, एनआईटी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट दो आपको मैंने चीज लिख रखी यहाँ पर आपको समझना है, और ये अगर आपको चीज समझ में आ गई तो आपको कभी भी जो आप चेंज करोगे आप उस चीज में कभी आपको डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, कह रहा है कि पहले स्थान पर मतलब अगर आपका कोई भी टर्म्स आपसे कुछ भी निकलवा रहा है, अगर आपका पहले स्थान पर एन आता है तो आप समझ लेना जो एन होगा वो किस चीज को दर्शाएगा, वो नेट को दर्शाएगा। नेट मीन्स शुद्ध को दर्शाएगा, ठीक। अगर दूसरे स्थान पर आपका एन आ रहा है तो हमेशा वो किस चीज को मेजर करेगा, वो राष्ट्र को करेगा। तो यहाँ पर बेसिक की पूरी जो हम आने वाले जो हमारा लास्ट चैप्टर 4 होगा उसमें जो मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये चीजें काम आएंगे वहां पर। तो बेसिकली हमें टोटल 8 टर्म्स पढ़नी है और इन 8 सम को आपको याद भी होना चाहिए कि क्यों, क्योंकि आपका होगा पेपर में हिंदी देगा लेकिन उसको आपको इंग्लिश खुद बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 4 की कैटेगरी बनाई है, ये सारे 4 कैटेगरी हमारे एमपी वाली होगी और ये 4 कैटेगरी क्या होगी, एफसी वाली होगी। तो आपको मेरे साथ ही आपको भी बोलना है क्या क्या इसको कैसे पढ़ेंगे। देखो अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो हिंदी में पहले सबसे आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हो तो आपको पहले ये बोलना है देन आपको ये बोलना है। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ देन आपको इंग्लिश में भी करवा दूंगा। तो सबसे पहले क्या देखो, आपका बाजार कीमत पर, मैंने यहाँ पर बता रखा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, क्या बोलोगे आप, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा क्या, बाजार कीमत पर सकल, मैंने कहा था कि एन दूसरे नंबर पे आ रहा, तो एन दूसरे नंबर पे आ तो किसका भी नहीं होगा, राष्ट्र, मतलब बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। थर्ड क्या कह रहा है, अब यहाँ देखो एन क्या हो रहा है, पहले नंबर पे आ रहा, तो पहले नंबर का मतलब क्या आपका शुद्ध, तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, क्या होगा, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट हमारा क्या है कि बाजार, अब देखो यहाँ पर पहले पे एन है दूसरे पे आपका एन है, तो पहले वाला जो एन होगा आपका शुद्ध दर्शाएगा और जो सेकंड पे होगा वो किसको, आपको राष्ट्र दर्शाएगा। तो क्या बनेगा, बाजार कीमत पर, ठीक है, शुद्ध राष्ट्र उत्पाद। इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो हम कह सकते हैं कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, और नेट आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है आपका इंग्लिश में हो जाएगा। इधर हम देखिए, इधर हमारी एफसी वाली टर्म्स है, तो एफसी में देखो इसका मतलब होता है कारक। मैंने कहता है कि हिंदी है तो हिंदी में सबसे पहले आप इधर से चलोगे और इंग्लिश में आपका इधर, दोनों चीजें एक दूसरे का अपोजिट होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो एफसी का मतलब होता है कारक लागत, तो कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्र क्यों आ रहा है, क्योंकि एन सेकंड नंबर पर, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एन हमें क्या पढ़ना है, सेकंड नंबर पर। तीसरा कहते हैं कारक लागत पर शुद्ध, ठीक है, घरेलू उत्पाद, क्यों हम शुद्ध पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि एन यहाँ पर क्या है, इसका प्लेस क्या है, पहले नंबर पे। और अगर हम बात करें दूसरा के लास्ट है कि कारक लागत पर शुद्ध, ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद, ये हो गया। अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा, आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारा क्या होगा इंग्लिश में। तो आप इस चीज को नोट डाउन करो, आप इसको कई बार मतलब इसको बोल बोल के आप रिवाइज करो, इससे क्या होगा कि आपको चीजें बिल्कुल बनाना इजी हो जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा न्यूमेरिकल टर्म्स था। अब यहाँ पर हम
जो क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें अभी जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो वहां पर हमें काम आएगी। फिर हम बेसिकली दो टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है कि मतलब वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपको कंपैरिजन करवाना होता है या डिफरेंस बताना होता है, तो डिफरेंस बताने के लिए आप लोग मेरे मेथड को फॉलो करिए। क्या इसमें मैंने आपको बता रखा है कि आपको अंतर का आधार बनाना है, देन आपका जो टॉपिक हो जिसमें आपके दो टॉपिक्स होंगे उस दोनों को लिखना है। तो सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मौद्रिक जीडीपी क्या होता है और वास्तविक जीडीपी में आता है। इसको हम नॉमिनल जीडीपी कह सकते हो, इसको हम रियल जीडीपी कह सकते हैं। तो समझना पहले परिभाषा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले की जो हमारी परिभाषा कह रही है, तो कह रहा है कि एक लेखा वर्ष, लेखा वर्ष का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंस ईयर कह सकते हैं, ठीक, एक साल के दौरान। वैसे भी आपको मैंने बता रखा है कि जो हमारी जीडीपी होती है उसका जो कैलकुलेशन होता है वो पर ईयर होता है, ओके। तो यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि एक लेखा वर्ष के दौरान जब एक लेखा वर्ष के दौरान जब जीडीपी का अनुमान चालू वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है, चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर लगाया जाता है, तो उसे मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। तो आपको सबसे जो कॉमन चीज पकड़नी है वो क्या कहना है, चालू वर्ष। ये चीज आपको मैंने देखो यहाँ पर इन्वर्टेड को मैंने इसको डाल रखा है। तो सिंपल का मतलब क्या होता है कि जब हम जीडीपी का अनुमान क्या करें, जब हम जीडीपी को मेजर करें किसको, मतलब करंट प्राइस के लेकर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो मौद्रिक जीडीपी कहलाएगा। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए आपकी जब जीडीपी का अनुमान क्या हो कि आधार वर्ष की तुलना, मतलब किसी चीज को हम एक बेस ईयर मान लेते हैं और जीडीपी का जो अनुमान लगाते हैं, जो एस्टिमेशन करते हैं हम आधार वर्ष की बेस ईयर पे करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा वास्तविक। मैंने इसमें डेफिनेशन वो लगा रखा है कि एक लेखा वर्ष के दौरान जब जीडीपी का अनुमान आधार वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है तो उसे हम वास्तविक जीडीपी कहते हैं। यहाँ पर क्लियर है। दूसरा हमें जो अंतर का आधार में देखना है क्या है, परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब समझना है कि जो मौद्रिक जीडीपी होता है उसमें चेंजेस किस कारण आता है, ठीक है, और जो वास्तविक जीडीपी होता है उसमें किस कारण चेंजेस आता है। तो सिंपल सी बात है कि जो मौद्रिक जीडीपी या तो आपका बढ़ेगा या तो घटेगा ना, उसका मेन कारण क्या होगा, प्राइस होगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है मौद्रिक जीडीपी में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, प्राइस। मतलब कि आपकी जो भी नॉमिनल जो जीडीपी है या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, उसका मेन जो कारण होगा वो कारण क्या कहलाएगा, वो प्राइस। देन इसमें दूसरे में अगर देखें यहाँ पर क्या होगा, वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन का मुख्य कारण उत्पादन की मात्रा। यहाँ पर आपकी जो चेंजेस का कारण बनेगा ना वो क्वांटिटी बनेगी। यहाँ पर आपकी प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और यहाँ पर आपकी प्राइस क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो अंतर का आधार है वो क्या है, कल्याण। कल्याण का मतलब समझना है, देखो कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमारे इकोनॉमी के लिए, ठीक है, कौन सा जीडीपी हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो हमें समझना है कल्याण के लिए कौन सा वास्तविक ज्यादा जरूरी है, फिर मौद्रिक। तो सिंपल सी बात है, कल्याण की बात करें हम, मौद्रिक जीडीपी सामाजिक कल्याणकारी नहीं, मतलब कि समाज के कल्याण के लिए जो मौद्रिक जीडीपी होता है वो कल्याणकारी नहीं है। इसका मेन कारण क्या है कि यहाँ पर जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी परिवर्तन होता है वो बेसिकली किसके कारण होता है, वो प्राइस के कारण होता है। और यहाँ पर आपका कह रहा है वास्तविक जीडीपी सामाजिक कल्याणकारी, मतलब कि जो वास्तविक जीडीपी होता है, ठीक है, उसको हम उससे हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। क्यों, क्योंकि उसका जो मेन कारण होता है वो क्या है, वो आपको क्वांटिटी है। और नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है अंतर के आधार में क्या है, हमारा फॉर्मूला कैसे निकालता है मौद्रिक जीडीपी का। तो मौद्रिक जीडीपी इक्वल टू आपका क्या, वास्तविक जीडीपी इनटू में कीमत सूचकांक 100। ये आप कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मौद्रिक जीडीपी। और इसमें क्या है, वास्तविक जीडीपी इक्वल टू मौद्रिक जीडीपी अपॉन में कीमत सूचकांक इनटू में 100। तो ये हमारा बेसिकली क्या था कि वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में डिफरेंस। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे हम जंप करते हैं वो हमारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक है यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है, या तो आप क्या करेंगे, आप कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन इसको कर सकते हो सारे पॉइंट्स को, या फिर जो मैं बोलूंगा उस चीज को आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमें समझना सकल घरेलू उत्पाद तथा कल्याण की सीमाएं का मतलब क्या होता है, सिंपल लिमिटेशंस कह सकते हैं अगर इंग्लिश में बात करें। तो जो जीडीपी होता है, ठीक, और जो सोशल वेलफेयर मतलब कल्याण होता है, वो उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, ठीक है। सीमाएं का मतलब क्या क्या, उसकी कमियां। तो उसकी कमियां बेसिकली 3 है, समझना ध्यान से। मतलब कि हमें क्वेश्चन का सिंपल मतलब है कि जीडीपी और जो कल्याण है उसकी सीमाएं, दोनों की कमियां क्या है। तो ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं इसे दोनों की कमियों को दर्शाएगा। मतलब एक का फायदा होगा तो दूसरे का नुकसान होगा, दूसरे का नुकसान होगा तो एक का फायदा होगा। इस तीनों पॉइंट को हमें वो चीजें देखना है। तो पहले यहाँ पर क्या है कि आय का वितरण,
आय का वितरण क्या है, दोनों की सीमाएं हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर जो हमारी सोसाइटी है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो रिचेस्ट कैटेगरी और एक जो पुअर है, ठीक, मतलब एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर हमारी जो जीडीपी होती है, सिंपल समझ ध्यान से, कि अगर हमारी जीडीपी, ठीक है, वो क्या है, अगर हमारी जीडीपी क्या वो में सिर्फ क्या होता है कि अमीर वर्ग जो है उसके कारण बढ़ रही है, तो क्या इसे हम अच्छा कहेंगे? सिंपल सी बात है, ये नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका मेन कारण क्या, एक समाज का सिर्फ एक ऐसा समुदाय है जो काफी अमीर वर्ग है, तो कहने के कल्याणकारी नहीं है। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं कि हमारे देश में क्या होना चाहिए कि आय का वितरण कैसा होना चाहिए, समान, मतलब कि जो अमीर है गरीब है उनके बीच में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। जो कहने की क्या होगा हमारे लिए, ठीक है, दोनों के लिए, मतलब जीडीपी के लिए फायदा होगा प्लस में कल्याण के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, गैर मौद्रिक विनिमय क्या होता है? गैर मौद्रिक विनिमय, मौद्रिक विनिमय का मतलब क्या होता है? बिना, मतलब विनिमय का मतलब सिंपल सा जो ट्रांजेक्शन कह सकते हैं, लेन देन, कि कोई चीज लेना नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं गैर मौद्रिक विनिमय, तो गैर मौद्रिक, मौद्रिक का मतलब क्या होता है कि कह सकते हैं पैसा, ठीक है, ऐसा ट्रांजेक्शन हमारा जो बिना पैसे के हो। तो सिंपल से आप लोगों को यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी, आगे जो हम पढ़ेंगे इससे हमारा समझ में आ रही है यहाँ पर जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहेगा आपका, मतलब गैर मौद्रिक विनिमय में वस्तु विनिमय प्रणाली। अब ये समझना क्यों, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने इस चीज को सुना होगा, पहले क्या होता था कि लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति कोई वस्तु देता था, दूसरा व्यक्ति जो होता था उसको उसके बदले में कोई, मतलब वहां पर कोई पैसे का लेन देन नहीं होता था। तो इससे क्या हमारा जो जीडीपी और सकल दोनों क्या है, दोनों की सीमा निकल गया है। सिंपल जो बात है कि यहाँ पर क्या है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कल्याण की बात कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ दिया, ठीक है, तो आपकी जरूरतें क्या होगी, पूरी होगी, मतलब आपका कल्याण होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या है कि आपका जो गैर मौद्रिक विनिमय में हमारा जीडीपी में कोई ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन वहां पर क्या होगा, कल्याणकारी सूचक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, कभी कभी यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी यहाँ से आप लोगों से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि भ्राताएं क्या होती है, इसके सकारात्मक तथा नकारात्मक उदाहरण सही समझाइए। तो भ्राताएं का मतलब क्या होता है समझना। भ्राताएं का मतलब क्या होता है कि ऐसी, मतलब ऐसी गतिविधियां जिसके द्वारा किसी प्रकार का ना तो किसी को पनिशमेंट दी जाती है या ना तो किसी को किसी प्रकार से दंडित किया जाता है, कोई फाइन वगैरह, मतलब कि अगर कोई काम होगा, कोई गतिविधि होगी तो उसके लिए किसी को किसी भी प्रकार का कोई अपराधी नहीं बताया जाता है, फिर किसी प्रकार की कोई ट्रीट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर वो उसे हम भ्राताएं कहेंगे, ठीक है। तो अब भ्राताएं 2 प्रकार की होती है, कौन-कौन सा, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक भ्राताएं का मतलब क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा अपने आसपास में जहाँ मतलब बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, तो वहां पर क्या होता है कि अगर वहां पर मैं बात करूँ, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि अब उन उद्योगों द्वारा, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि बड़े बड़े मतलब मशीनें लगाती है, तो उससे केमिकल वगैरह निकलता है, और वो केमिकल क्या होता है कि मतलब कहीं न कहीं हमारे जो वातावरण को दूषित करता है, या फिर हमारे जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसको प्रदूषित करता है। और वो धीरे धीरे जब बारिश वगैरह होती है तो नदियों में वो क्या होता है कि केमिकल वाला पानी प्रवाहित हो जाता है, इससे क्या होता है कि हमारा जल प्रदूषण हो जाता है। तो क्या आप लोग उस चीज को सोचे थोड़ा सा, क्या कभी सरकार द्वारा जहाँ पर वो इंडस्ट्री लगा, क्या उनको कोई पनिशमेंट किया था फिर उनको जान से मार दिया था? ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या उदाहरण हो गई, नकारात्मक। अब मैं बात करूँ क्यों, क्योंकि वहां पर कोई कार्य गतिविधि हुई लेकिन उसको किसी प्रकार से कोई दंडित नहीं किया, हाँ वहां पर आपके फाइन लगाए गए वो ठीक है, लेकिन किसी भी प्रकार से दंड नहीं दिया गया, किसी प्रकार से उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी गई। नेक्स्ट हमारे कह रहे हैं सकारात्मक उदाहरण क्या होता है। तो सकारात्मक का मतलब जैसे कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि मान लेते हैं कि आप लोग, ठीक है, आपके घर के सामने कोई गार्डन है, ठीक है, किसी ने अपना प्राइवेट गार्डन बनाया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, या तो आप या तो कोई अदर व्यक्ति, कोई बाहर का, मतलब उस घर से रिलेटेड ना कोई मतलब अन्य व्यक्ति उस गार्डन में आके रह रहा, बैठ रहा है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है। तो सोचिए वो जो व्यक्ति जिसने गार्डन बनवाया, तो क्या उस व्यक्ति को वहां पर आने पे किसी प्रकार का पनिशमेंट करेगा? नहीं करेगा। तो वो कह सकते हैं हम वहां पर क्या है कि वो सकारात्मक उदाहरण है। क्या है वो? सकारात्मक। क्यों? क्योंकि वहां पर व्यक्ति आया, गतिविधियां करी, लेकिन वहां पर किसी प्रकार का कोई दंडित नहीं किया जाता। या फिर हम और भी बात करें, अगर जैसे कि बात करें, आपने देखा होगा कि मतलब भारत में किसानों द्वारा क्या परालियां जलाई जाती है, मतलब खेतों में बड़ी बड़ी परालियां जलाई जाती है बड़ी मात्रा में। तो ऐसा नहीं कि सरकार आके किसानों को मार देती है, नहीं। क्यों? क्योंकि होता क्या कि वहां पर एक कार्य, मतलब वहां पर हमारा पर्यावरण प्रदूषित हुआ, नकारात्मक है,
लेकिन वहाँ पर सरकार द्वारा कभी भी किसानों को दंडित नहीं किया। तो ये दोनों हमारे क्या थे, उसके भ्राता के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।